हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन कार्यक्रम में। आज हम यहाँ पर मुख्य परीक्षा के विषय वस्तु में एक नए टॉपिक को लेकर यहाँ पर स्टडी करेंगे। स्टडी करने के साथ प्रश्न देखेंगे, प्रश्न को समझेंगे, उसके उत्तर प्रारूप की चर्चा करेंगे और साथ साथ विषय वस्तु के अलग अलग आयामों को भी समझेंगे। जैसा कि हम कहते आए हैं कि मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन के साथ साथ हम यहाँ पर एक विषय वस्तु को यहाँ पर उसके अलग अलग आयामों के साथ अध्ययन भी करते हैं और साथ ही साथ ये भी समझते हैं कि उस टॉपिक को किस तरीके से हम उत्तर में फ्रेम कर सकते हैं, एक आंसर फ्रेम्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसी विषय वस्तु को आज आगे पढ़ाएंगे। आज का जो विषय वस्तु है, जो चर्चा करेंगे, आज हम नीति शास्त्र के विषय वस्तु को हमने लिया है। आपके सामान्य अध्ययन के यूपीएससी में पेपर 4 में यहाँ पर नैतिक शास्त्र अर्थात यहाँ पर एथिक्स का पेपर होता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पूरा एक पेपर ही है, सिर्फ नीति शास्त्र एक ही विषय के साथ है। इसलिए आपकी जो समझ है वो अच्छी होनी चाहिए ताकि आप यहाँ पर एक अच्छी आंसर राइटिंग ज़रूर कर सकें। तो आज मैंने यहाँ पर इस प्रश्न को लिया है। 2019 का यूपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है, पेपर 4 से है। 150 शब्द में इसको लिखना है। मिनट आपको 7 दिए जाएंगे। प्रश्न जो है आपका, चलिए देख लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को पढ़ेंगे और उसको हिसाब से आंसर राइटिंग करेंगे। आपका प्रश्न है, लोक निधियों का प्रभावी उपयोग विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु निर्णायक है। लोक निधियों के अल्प उपयोग एवं दुरुपयोग के कारणों का समालोचनात्मक परीक्षण करते हुए उसके निहितार्थों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अल्प उपयोग दुरुपयोग की चर्चा करनी है, इसका समालोचनात्मक परीक्षण करना है और उसके निहितार्थों की समीक्षा भी करनी है। तो मुख्यतः आपके प्रश्न में जिसके बारे में चर्चा करनी है वो है लोक निधि। तो आपका जो विषय वस्तु है जिस पे चर्चा आपको करनी है वो है क्या? लोक निधि के बारे में चर्चा करनी है। कैसी चर्चा करनी है कि वर्तमान समय में लोक निधियों का अल्प उपयोग हो रहा है और दुरुपयोग हो रहा है, तो इसका आपको परीक्षण करना है, इसको एग्जामिन करना है और साथ ही इसके निहितार्थों की भी आपको समीक्षा करनी है इस प्रश्न में। तो देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से लोक निधि क्या होते हैं, यहाँ पर भूमिका कैसी होगी, इसका अल्प उपयोग और दुरुपयोग किस कारणों से हो रहा है और लोक निधियों का जो प्रयोग होता है उस अर्थात लोक निधियों का जो निहितार्थ है क्या वो सही तरीके से उपयोग हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो इन सभी पक्षों को हम यहाँ पर देखते हैं। तो जैसे कि बात करते हैं, शब्द सीमा आपकी रहेगी 150 शब्दों की। 150 शब्द आपको लिखने हैं। इस प्रश्न को हम 7 मिनट में लिख लेना चाहिए। हैंड राइटिंग स्पीड आपकी 7 मिनट होनी चाहिए। परीक्षा ये संघ लोक सेवा आयोग में ये प्रश्न पूछा गया था, यूपीएससी में पूछा गया था। विषय आपका नीति शास्त्र है। उप विषय आपकी लोक निधियाँ ईमानदारी जैसे विषय वस्तु से इंटरलेट करते हैं और वर्ष 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और प्रश्न पत्र आपका चौथा है। अब बात करते हैं प्रश्न के फ्रेमिंग को लेकर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि आप भूमिका कैसी लिख सकते हैं। तो मुख्यतः जब आपकी भूमिका इस प्रश्न को लेकर लिखनी हो तो हम कथन के आधार पर ये लिख सकते हैं। ऐसा कोई कोटेशन उठाए जहाँ पर ये हम सिद्ध कर सकें कि जो लोक निधियों का अल्प उपयोग का दुरुपयोग हो रहा है। तो एक बहुत ही फेमस कथन है राजीव गांधी जी का, जिन्होंने अपने एक भाषण में कहा था। उसी कथन को मैं यहाँ पर एक आधार बना रहा हूँ और यहाँ पर जो भूमिका होगी वो कथन आधारित होगी। तो यहाँ पर जो भूमिका है वो क्या है वही देख लेते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने टिप्पणी की थी कि सार्वजनिक कल्याण में खर्च किए जाने वाला प्रत्येक 1 रुपये में सिर्फ 15 पैसे वास्तव में जनता तक पहुंचते हैं। तो ये क्या दर्शाता है कि लोक निधियों का सदुपयोग नहीं हो रहा है। उनको जिस तरीके से जिस कार्य के लिए आवंटन किया जाता है उस कार्य के लिए उनका उपयोग नहीं होता है। तो इस फेमस कोटेशन को आप यहाँ पर कोट करके अपने उत्तर को लिखना प्रारंभ कर सकते हैं। उसके बाद इस प्रश्न को हमें जोड़ना है अपने मुख्य भाग में जाने के लिए। तो वहाँ पर हम कर सकते हैं, यह कथन देश में धन के अप्रभावी उपयोग को दर्शाता है। साथ ही लोक सेवक जो होते हैं उनकी सार्वजनिक निधियों के एक संरक्षक के रूप में भूमिका होती है। इसलिए लोक निधियों का प्रभावी उपयोग उनकी नैतिक व वैधानिक जिम्मेदारी है। लेकिन लोक निधि के न्यून उपयोग या अल्प उपयोग और दुरुपयोग के निम्न कारण हैं। तो यहाँ पर अगर हम भूमिका देखें तो भूमिका को मैंने कथन के माध्यम से
प्रश्न से जोड़ने की कोशिश की जो कि बहुत सटीक बैठता है, जो उसके अल्प उपयोग दुरुपयोग को दर्शा सकता है। उसके बाद यहाँ पर लोक निधियों के संरक्षक के तौर पर लोक सेवकों को भी जोड़ा और एट द लास्ट मैंने यहाँ पर अपने मुख्य भाग में एंटर करने से पहले एक लाइन यहाँ पर दर्शा दी है कि लोक निधियों का उपयोग दुरुपयोग कैसे हो रहा है। अब मैं अपना मुख्य भाग प्रारंभ करूँगा। अब मुख्य भाग में लोक निधियों का अल्प उपयोग और दुरुपयोग कैसे हो रहा है, उसके क्या कारण हैं, उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अल्प उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। अल्प उपयोग क्यों हो रहा है, अर्थात अल्प उपयोग का मतलब होता है जहां पर जितना आवंटित किया गया धन है उससे आप कम उपयोग कर रहे हैं, उसका पूर्ण तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा आप क्यों होता है? सार्वजनिक क्षेत्र में प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा इस प्रक्रिया को, जो वित्त आवंटन होता है, उसको सही समय पर वो इन्वेस्ट करने क्यों नहीं कर पाते हैं, लोगों की सेवा वहाँ पर क्यों नहीं कर पाते हैं, अवसरात्मक विकास जैसी चीज़ों को वो क्यों आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। सबसे पहला कारण है अल्प उपयोग का सार्वजनिक कार्यालयों की उच्च प्रशासनिक लागत व प्रक्रियात्मक विलंब। वहाँ पर जो दैनिक दिनचर्या होती है प्रशासनिक क्षेत्रों में वो काफ़ी ढीली है। साथ ही वहाँ पर दैनिक रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए जो लागत लगती है, बिजली का खर्च, आने जाने, उनके सारे सामानों की आपूर्ति इत्यादि चीज़ों को लेकर और ट्रैवल आउट इत्यादि करने को लेकर, चीज़ों को पहुँचाने को लेकर, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना इत्यादि कोई, अर्थात जो पूरा सिस्टम की जिस तरीके से प्रक्रियागत लागत है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसके कारण क्या होता है, एक ही कार्य को लेकर हो सकता है कई विभाग एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, जिसके कारण कार्य सही समय पर वहाँ पर उसको अनुमति नहीं मिल पाती है, जिससे कार्य में विलंब होता है। और कार्य में विलंब होने के कारण आपको जो कह सकते हैं कि पब्लिक की जो निधि है, फंड है, जो पब्लिक फंड है वो आवंटित होता है, उसका आप उपयोग नहीं कर पाते हैं, या कर भी पाते हैं तो समय ही कम बचता है, 1 साल से कम। अर्थात बजट में मान लीजिए जितना बजट 1 साल के लिए होता है, 1 साल की बजट में जितना आपको पैसा आवंटित किया गया, आप उस पैसे को किस तरीके से उपयोग करें उसी में विचार विमर्श करते रह गए। फिर कोई परियोजना पास हो गई तो उस परियोजना को लेकर, अनुमति लेने को लेकर एक विभाग से दूसरे विभाग तक वहाँ चक्कर काटते रह गए। तो वहाँ पर 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने आपने ऐसे निकाल दिए। उसके बाद जब तक परियोजना वहाँ पर आपको पूरी होने की आती है, बात वहाँ फाइनल आउट होती है, तब तक वहाँ पर समय आपके पास बचता नहीं उसको पूरा करने को लेकर। तो पूरा पैसा फिर वहाँ पर खर्च नहीं हो पाता है 3-4 महीने में। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपने जितना बजट में पैसा आवंटित किया गया था उसका आपने पूरा उपयोग नहीं कर पाया, मतलब अल्प उपयोग रह गया। अनुपयुक्त तकनीकी जो आप प्रयोग करते हैं उससे भी कार्यों में विलंब होता है। मान लीजिए यदि आपको खनन करना है, खनन का कार्य कराना है, और वहाँ पर आधुनिकतम तकनीक की जगह पर यदि आप मनुष्यों से किसी प्रकार का खनन कराएंगे और उसकी जगह यदि आप JVC का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर चीज़ें बेहतर होती हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैं बता रहा हूँ। लेकिन यदि आप ऐसी तकनीक का प्रयोग करेंगे जो कि आज के 20 साल, 25 साल या 30 साल पीछे की तकनीकी है, तो उसके कारण क्या होगा कि आप वहाँ पर उस चीज़ों का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। अगेन वहाँ पर उपयोग कर भी रहे हैं तो आप उसका कम उपयोग कर पाएंगे, अर्थात जितना आपको उसके लिए आवंटन मिला है, विकास प्रक्रिया जैसी होनी चाहिए वैसा आप नहीं कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त अपर्याप्त कर्मचारियों की संख्या न होने के कारण भी कई बार आप विकास प्रक्रियागत स्थितियों का आप सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। कम संख्या के कारण चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि कई क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यों को आप आगे नहीं बढ़ा नहीं पाते हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय शक्ति का अप्रभावी विकेंद्रीकरण, अर्थात मूलतः पैसे किसके पास होने चाहिए, किस तरीके से उसका आवंटन होना चाहिए, कैसे उसका सही उपयोग सुनिश्चित किया जाए, कौन कर सकता है, इन सारी चीज़ों को लेकर एक भ्रांतिगत स्थितियां हैं और सही तरीके से उसका आवंटन भी सही समय पर इत्यादि नहीं होता है। अर्थात बजट से आवंटन हो भी गया तो बजट से विभागों तक आते आते और विभागों के द्वारा उसको खर्च करते करते वहाँ पर चीज़ें काफ़ी सारी असमस्याप्रद और समयबद्ध नहीं रह पाती हैं। तो ये सारी कुछ समस्याएँ हैं जिसके कारण आपका अल्प उपयोग होता है, अर्थात लोक निधि का आप सही उपयोग नहीं कर पाते हैं या कम उपयोग करते हैं। दूसरा कारण है अल्प उपयोग के साथ वहाँ भ्रष्टाचार भी, अर्थात उसका दुरुपयोग भी करते हैं। दुरुपयोग का मतलब हुआ, अल्प उपयोग हुआ कि मतलब मान लीजिए किसी योजना के लिए अगर 100 करोड़ आवंटित हुए थे, आपने उस योजना में सिर्फ वहाँ पर 20 ही करोड़ खर्च किए, तो ये क्या हुआ, अल्प उपयोग हुआ। दुरुपयोग का मतलब हुआ कि मान लीजिए जिस योजना के लिए, मान लीजिए मनरेगा के लिए सरकार ने आपको 100 करोड़ आपके ज़िले में दिए थे और आपने उसको मनरेगा में ना खर्च करके किसी दूसरे खनन इत्यादि कार्य में वहाँ पर ठेकेदार या किसी अन्य चीज़ों में खर्च कर दिया, तो उसका दुरुपयोग कहलाता है, या अपने खर्च के लिए उसको रख लिया।
तो उसको वो कहा जाता है दुरुपयोग कहलाता है। तो दुरुपयोग देखिए यहाँ पर किस किस आधार पर आप दुरुपयोग करते हैं। पहला है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार बड़े स्तर पर होता है। कहने का जैसे एक मतलब यही हुआ कि जिस चीज़ के लिए पैसा आया था आप उसका उपयोग उसमें न करके किसी दूसरी तरफ उसका प्रयोग कर रहे हो, अर्थात धन के स्रोत का जो आवंटन है उसको किसी अन्य की ओर मोड़ दिया जाना। सार्वजनिक हित के लिए आया था, आप स्वयं हित के लिए उसको खर्च कर रहे हैं, तो ये एक भ्रष्टाचार है। निम्न उत्तरदायित्व, वहाँ पर कार्य प्रभाविता को लेकर जिस तरीके से उसका आवंटन किया जाना चाहिए या फिर उसके किसी योजना की निगरानी कैसे करना है, प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहाँ समस्याएं आ रही हैं, उसको कैसे सुधारा जा सकता है इत्यादि पे कोई वहाँ पर किसी का उत्तरदायित्व नहीं रहता है। होता भी है तो बहुत निम्न उत्तरदायित्व होता है। वो एक दूसरे को वहाँ पर आरोप करके उसके बच निकलने की कोशिश करते हैं। तो एक निम्न उत्तरदायित्व के कारण कार्य परियोजनाओं का सही समय पर पूर्ण नहीं होता है। सामंजस्य का अभाव रहता है। एक ऊपर से लेकर नीचे तक जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है वहाँ पर पैसे इत्यादि को लेकर किस तरह से खर्च इत्यादि करना है, किसके पास कितना जाएगा, उसका कहाँ उपयोग करना है इत्यादि को लेकर कोई रणनीति नहीं है, कोई एक दूसरे के में सामंजस्य नहीं है, कोई इत्यादि विचार विमर्श एवं चर्चा इत्यादि नहीं होती है, जिसके कारण वहाँ पर कहीं न कहीं कम्युनिकेशन की कमी होती है और वहाँ पर कार्य परियोजनाओं में देरी होती है या उसका दुरुपयोग भी होता है। राजनीतिक हस्तक्षेप कई बार देखने को मिलता है, जहाँ पर कार्य किसी के लिए आया है लेकिन राजनीतिक स्तर पर उसको कहा जाता है किसी अन्य चीज़ के लिए उपयोग किया जाए, या वहाँ पर हस्तक्षेप करके अपने क्षेत्र विशेष, अपने राज्य विशेष, अपने मूलतः की पूरे ज़िले के लिए अगर आया है तो वहाँ पर वो पूरे ज़िले को न करके कहीं सांसद विधायक जहाँ चुने गए हैं वो सिर्फ अपने आसपास क्षेत्रों में उसका प्रयोग करने की बात करते हैं। तो इस तरीके के राजनीतिक हस्तक्षेप की प्रक्रियाएँ भी अपनाई जाती हैं, या फिर पर्टिकुलर किसी ठेकेदार इत्यादि को वहाँ पर पक्षपात इत्यादि किया जाता है कि जो पैसे का सदुपयोग कर सकते हैं, जो बेहतर संरचना बना सकते हैं, आप उसको न दे करके किसी अन्य को आप वहाँ पर उसका आवंटन कर दें। तो ये पक्षपात और पद का दुरुपयोग भी आप इसके माध्यम से करते हैं। मार्च रश का मतलब होता है कि जैसे कि बजट जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए होता है, उसके बाद आपको नया बजट आपको मिल जाता है, नए पैसे आपको मिल जाते हैं। तो कई बार होता है कि जब आपको 1 अप्रैल को जब आपको पैसा वहाँ पे मिल गया तो उसके बाद आप किस तरीके से खर्च करेंगे, इसको लेकर समस्या होती है। तो वो क्या करते हैं कि ज़्यादा पैसा पूरे साल भर खर्च नहीं हो पाता है, तो वो मार्च जब आ जाता है अगले साल का कि हाँ अब नया बजट आने वाला है, नया पैसा आएगा, तो वो करते हैं कि यहाँ पे जो भी पैसा है वो जो भी परियोजनाएं पड़े किसी को भी दे दीजिए, बस पैसा खर्च करना हो। तो वहाँ पर अप्रभावी तरीके से किसी भी कार्य के लिए ज़रूरत से ज़्यादा भी पैसा कई बार खर्च कर दिया जाता है, जिसे कहते हैं मार्च रश की समस्या। तो ये सारी स्थितियां हैं जहां पर आप देखते हैं कि दुरुपयोग की भी समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट कि यहाँ पर इसके निहितार्थ क्या हैं। निहितार्थ की भी आपको समीक्षा करने की बात कही गई थी। तो देखिए यहाँ पर लोक निधियों का जो निहितार्थ है जिसका उपयोग करते हैं हम 4-5 क्षेत्रों के अलग अलग प्रयोजनों के संदर्भ से करते हैं, जैसे कि आपका सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, नैतिक है। सामाजिक तौर पर जो लोक निधियाँ होती हैं मूलतः लोगों के कल्याण के लिए वहाँ पर उसको प्रयोग करना, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि होता ही हो। अगर हम देखें तो सामाजिक कल्याण के लिए आप लोक निधियाँ आती ज़रूर हैं, लेकिन वहाँ पर अगर हम देखें तो सामाजिक क्षेत्र में ऐसा कोई विकास बहुत बड़े स्तर पर नहीं होता है। आज भी हम समाज में देखें तो निम्न स्वास्थ्य की समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी, अशिक्षा आपको देखने को मिलती है, असमानताएँ देखने को मिलती हैं, अमीर गरीब के स्तर पर वहाँ पर चीज़ें, सभी को समान शिक्षा वहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाती है, स्वास्थ्य से संबंधित सभी लोगों को वहाँ पर सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। इसके अतिरिक्त सामुदायिक संघर्ष की स्थिति भी आपको देखने को मिलती है, जहाँ पर आपको अराजकता होगी, जहाँ पर विकास परियोजनाएं नहीं जाएंगी, जहाँ पर विकास संभव नहीं हो पाएगा, वहाँ आपको अराजकता भी देखने को मिलती है और संघर्ष का कारण भी बनता है। इसी तरीके से यदि आप राजनीतिक स्तर पर बात करें तो वहाँ पर भी इसका पैसे का आप जैसे देखते हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, पक्षपात किया जाता है, तो वहाँ पर उससे क्या होता है, भ्रष्टाचार बनता है। भ्रष्टाचार के साथ साथ वहाँ पर क्या होता है, असमान विकास को बढ़ावा मिलता है। जैसे मैंने कहा कि लोग जो सांसद विधायक हैं वो पूरे क्षेत्र का ना हो कि अपने आसपास के क्षेत्रों के विकास को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। तो यदि यहाँ पर या जिस स्टेट में पर्टिकुलर केंद्र सरकार की से रिलेटेड समर्थित पार्टियाँ हैं तो उस राज्य में ज़्यादा वहाँ पर योजनाएं विकास की जानी दूसरे राज्यों में नहीं की जा रही हैं। तो ऐसा क्या होता है, जब आप ऐसे यहाँ पर असमान विकास की बात करते हैं, असमान वितरण होता है, सभी क्षेत्रों के समान विकास की बात नहीं होती है, तो वहाँ पर आपको नक्सलवाद, क्षेत्रवाद और अलगाववाद जैसी समस्याएं भी उसके कारण उत्पन्न होती हैं। इसके अतिरिक्त आर्थिक स्तर पर भी वहाँ पर अगर आप
पैसे का सदुपयोग, लोक निधियों का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, तो उससे निर्धनता बढ़ती है, अमीर और गरीब होता जाता है, अमीर और अमीर होता जाता है, गरीब और गरीब होता जाता है, तो निर्धनता बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है। यदि आप वहाँ पर अवसंरचनात्मक निवेश में नहीं करते हैं, खर्च सही तरीके से नहीं करते हैं, रोजगार उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो उसके मुकाबले वहाँ पर जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, तो बेरोजगारी की स्थिति भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। बुनियादी अवसंरचना की कमी आपको देखने को मिलेगी। सड़कें हैं, आपको देखें, बिजली है, पानी है, आपको गैस है, पाइपलाइन है, आपका रेलवे है, तो अवसंरचनात्मक संचार इत्यादि की जो व्यवस्थाएं हैं वो आपको अगर सही तरीके से आप वहाँ पर उपयोग नहीं करेंगे, अगर आप बनाते भी हैं तो वहाँ पर भी आप पैसे को सदुपयोग नहीं करते हैं, उसमें भी घपला ज़्यादा हो जाता है, भ्रष्टाचार होता है, तो सड़कें मूलतः 5 साल के लिए जो होनी चाहिए 10 साल के लिए होनी चाहिए वो एक ही साल में टूट जाती हैं। तो इस तरीके से बुनियादी अवसंरचना में भी आपको समस्याएँ देखने को मिलती हैं। और आप HDI में भी जो मानव विकास सूचकांक है उसमें भी आप पीछे रह जाते हैं। तो इस तरीके से आर्थिक स्तर पर भी यहाँ पर आपको समस्याएं आपको देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त नैतिक स्तर पर भी आपको सार्वजनिक संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन करने को देखा जाता है। कि सार्वजनिक संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि जहाँ पर सभी लोगों के कल्याण के लिए कार्य किया जाना चाहिए, सभी लोगों को वहाँ पर उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाना चाहिए, उनके अधिकारों को संरक्षित किया जाना चाहिए, उनके विकास के लिए कार्य किया जाना चाहिए। और अगर आप ऊपर लोक निधियों का आप सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं, विकास नहीं कर रहे हैं, अशिक्षा, असमानता इत्यादि बढ़ रही है, तो वहाँ सीधा सा मतलब है कि आप सार्वजनिक संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन कर रहे हैं। आपका कर्तव्य ये है कि आप लोक निधियों का संरक्षण करें, लोगों के विकास के लिए काम करें, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पूरी तरीके से अनैतिक हैं, नैतिक कर्तव्यों का आप पालन नहीं कर रहे। तो जो आपका प्रश्न कहता है अनुपयोग, दुरुपयोग और उसके निहितार्थों की जो हमने यहाँ पे चर्चा कर ली, यहाँ पर इस प्रश्न में सुझावात्मक या सुधारात्मक उपायों की बात नहीं करता है, लेकिन मैं आपको सुधारात्मक उपायों के संदर्भ में यदि आपको पॉइंट लिखने को बोले तो आप क्या क्या लिख सकते हैं, यदि ऐसा कोई प्रश्न हो तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट लिख दिए हैं, क्या क्या आप ऐड कर सकते हैं। देखिए, जब सुधारात्मक तौर पर पहला पॉइंट हम ये ऐड कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार से निपटने हेतु लॉर्ड नोलन एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने इसके लिए 7 सिद्धांत दिए थे। कौन कौन से? निस्वार्थता, कहें कि भ्रष्टाचार से यदि आपको निपटना है और वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, तो वहाँ पर ज़रूरी है कि 7 अलग अलग सिद्धांतों को यहाँ पर अप्लाई किया जाए। और वो क्या है? निस्वार्थता, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, उत्तरदायित्व की भावना, खुलापन, ईमानदारी, नेतृत्व। और इनका जो उपयोग है, इनका उपयोग सिर्फ आप लोक प्रशासन के संदर्भ में या फिर वहाँ पर जब वो ट्रेन होना आते हैं, अधिकारी चुने जाते हैं, तभी नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इनका सबसे प्रभावी सदुपयोग तभी हो सकता है जब आप इसके सार्वजनिक जीवन में इनको बढ़ावा देने के लिए इनका आप उपयोग करें। तो सार्वजनिक जीवन में इनको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। किसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है? इन्हीं 7 सिद्धांतों को। अर्थात एक तरीके से बोला जाए तो बच्चे की शिक्षा से लेकर सामाजिक जीवन तक के सभी अवसरों पर इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, उसके बारे में उनको बताना चाहिए और उसको किस तरीके से उसके उपयोग करना है, क्या होता है, उसके बाद से उसको परिचित कराना चाहिए। इसके अतिरिक्त दूसरा जो पॉइंट है, सभी विभागों के लिए नीति संहिता व आचरण संहिता का निर्माण किया जाए, जिसके माध्यम से उनको प्रशासन में किस तरीके का आचरण करना चाहिए और साथ ही साथ वहाँ पर नैतिक कर्तव्यों के तहत वहाँ पर आपको क्या कार्य करना है, किस तरह की परिस्थितियों में क्या आपको निर्णय लेना चाहिए, वहाँ पर क्या होना चाहिए। तो नीति संहिता और आचरण संहिता का वहाँ पर निर्माण हर एक विभाग के लिए होना चाहिए और इसके साथ साथ इसके कड़ाई से पालन को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यदि कोई उल्लंघन करता है, यदि कोई भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ वहाँ पर कड़ी कार्यवाही भी करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त गोपनीयता की जगह पारदर्शिता की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए। मूलतः सबसे बड़ी जो भ्रष्टाचार को जन्म जो देता है वो है गोपनीयता। गोपनीयता के कारण ही समस्याएं आपको जन्म लेती हैं और इसलिए यहाँ पर गोपनीयता की जगह पर हमें कहीं ना कहीं पारदर्शिता की संस्कृति को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, उसको वहाँ पर प्राथमिकता देना चाहिए, उसको आगे लेकर आना चाहिए और उसके माध्यम से चीज़ों को आगे बढ़ते हुए या उसके साथ में लेकर काम करना चाहिए। जितनी ज़्यादा पारदर्शिता होगी उतना ही बेहतर होगा। कारण क्या है? वर्तमान समय यदि हम देखें तो भारत सरकार के द्वारा जैसे कि सभी पोर्टल्स पर वहाँ पर रिपोर्ट साझाकरण की जाती हैं,
इसके माध्यम से क्या होगा कि लोगों को भी जानकारी प्राप्त होगी किस विभाग में क्या काम चल रहा है, किसके कहाँ के लिए कितनी योजना आई है, कौन सी योजना लाई जा रही है, किसके लिए है, उसके लिए कितना आवंटन किया गया, वो उन तक पहुँचा है नहीं पहुँचा है। तो यदि आप ई गवर्नेंस के माध्यम से इसको संचालित करेंगे, सारी प्रक्रियाओं को आप यहाँ पर इंटरनेट इत्यादि के माध्यम से, वेब पोर्टल्स के माध्यम से, वेबसाइट्स के माध्यम से लोगों के समक्ष रखना शुरू कर देंगे, तो भ्रष्टाचार जैसी जो समस्याएं हैं वो आपकी पनपेंगी ही नहीं। इसके अतिरिक्त एट द लास्ट यहाँ पर प्रशासन में नागरिक समाज की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नागरिक समाज की भागीदारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जो भी कार्य किया जा रहा है वो नागरिकों के, जनता की भलाई के लिए किया जा रहा है, उनके कल्याण के लिए ही योजनाएं बनाई जा रही हैं, उनको किस तरीके से विकास करना है, उनके विकास के लिए ही परियोजनाओं को विकसित किया जाता है। इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि उनके विकासात्मक स्थितियों को किस तरीके से डेवलप किया जाएगा। तो यदि यहाँ पर नागरिक प्रशासन में भागीदारी करना शुरू करता है, यदि वहाँ पर वो पार्टिसिपेट करेगा, वो खुद रुचि लेना प्रारंभ करें कि प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है, अपनी शिकायतों को लेकर, अपनी एक कह सकते हैं कि अपने आसपास अपने क्षेत्रों के विकास को लेकर क्या होना चाहिए, वहाँ पर प्रशासन के समक्ष अपनी रिपोर्ट्स को लेता है, अपने या कह सकते हैं ग्रुप या संघ के रूप बनाकर भी आप वहाँ पर प्रशासन को सहयोग कर सकते हैं, अपने सुझाव उनके साथ साझा करें, साथ ही वहाँ पर उनसे सवाल जवाब भी करें कि वहाँ पर सरकार क्या कर रही है, विकास के लिए क्या योजनाएं हैं, बजट में उनके लिए क्या है। तो यदि यहाँ पर नागरिक जो होगा वो अपने क्षेत्र और विकास के लिए यहाँ पर प्रशासन से सवाल जवाब करना शुरू करेगा और साथ ही वहाँ पर सहयोग की भावना से भी कार्य करेगा, और यदि वहाँ पर कोई गलत है तो वहाँ पर सवाल जो उठाना शुरू करेगा, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और जो समस्याएं हमारे समाज में हैं, जो प्रशासनिक स्तर पर जो समस्याएं देखने को मिली हैं, उसका भी कहीं ना कहीं एक बेहतर निवारण हमें देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गया सुधारात्मक उपायों की चर्चा करता हुआ। लेकिन ये आपके प्रश्न के अनुरूप जो आपका निष्कर्ष आपको लिखना है, तो निष्कर्ष कैसा लिख सकते हैं? निष्कर्ष हम समस्या समाधान करता हुआ लिखें। समस्या का समाधान करता हुआ निष्कर्ष आपको लिखना चाहिए। तो समस्या का समाधान करते हुए आप निष्कर्ष लिख सकते हैं कि निष्कर्षतः अच्छी नीति बनाने के साथ उसके कुशल व प्रभावी उपयोग क्रियान्वयन भी आवश्यक होता है। कि पॉलिसीज चाहे जितनी अच्छी हो, चाहे जितनी अच्छी पॉलिसीज़ आपने बनाई हों, लेकिन उसकी सफलता का जो श्रेय होता है वो उसके क्रियान्वयन और उपयोग पर निर्भर करता है। इसलिए हमें यह ज़रूरी है कि यहाँ पर वित्त की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाए और उसके प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त एक बहुआयामी और दीर्घकालिक रणनीति के द्वारा लोक सेवाओं को भ्रष्टाचार मुक्त कर सार्वजनिक निधियों का सदुपयोग व अधिकतम जन कल्याण को सुनिश्चित किया जा सकता है। तो एक क्या किया जा सकता है उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। एक सुझाव देते हुए एक समस्या का समाधान करता हुआ आप यहाँ पर निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लोक निधियों का प्रयोग करने को लेकर इसके विकेंद्रीकरण की हमने बात की, साथ ही नीतियाँ सिर्फ बनाना नहीं उसके लागू करने को भी चर्चा कर दी, और इसको कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए लोक सेवकों को एक बहुआयामी और दीर्घकालिक रणनीति को आधार बनाकर उनको ट्रेन किया जाना चाहिए, जिसके माध्यम से हम भ्रष्टाचार को भी मुक्त कर सकते हैं, भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकते हैं प्रशासन को, और साथ ही साथ जो हमारा मूल उद्देश्य है कि लोक निधियों का सदुपयोग करते हुए जनता के कल्याण को सुनिश्चित करना, उसको भी हम इसके माध्यम से सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को यहाँ पर लिख सकते हैं। इस प्रश्न में अगली बात आती, ये तो हो गया आपके एक टॉपिक हो गया लोक निधियों का उपयोग दुरुपयोग को लेकर। तो लोक निधियों को लेकर हमने एक टॉपिक को लिखना पढ़ना शुरू किया था, उसके अल्प उपयोग, दुरुपयोग, निहितार्थ, सुझाव, यहाँ पर सभी पॉइंट पढ़ लें। भूमिका और निष्कर्ष के तौर पर कैसा लिखना है, तो निष्कर्ष ये रहा आपका। अब बात आती है, एक बार प्रश्न को सिस्टम से देख लेते हैं, प्रश्न के अनुरूप यहाँ पर आपको फॉर्मेट कैसे लिखना था, और साथ ही हम यहाँ पर आपके शब्दों की जो सीमा है उसकी भी इसमें चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न था आपका, प्रश्न को एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि लोक निधियों का प्रभावी उपयोग विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु निर्णायक है, ये कथन हो गया। अब यहाँ पर प्रश्न आपका शुरू होता है कि लोक निधियों के अल्प उपयोग एवं दुरुपयोग के कारणों का समालोचनात्मक परीक्षण करते हुए उनके निहितार्थों की समीक्षा कीजिए। शब्द हैं कितने, 150। अगर 150 शब्द हैं तो यहाँ पर मैंने जितना आपको लिखा है, बहुत सारे मैंने टॉपिक पूरा पढ़ा है इसलिए शब्द ज़्यादा है, लेकिन आपको आंसर फ्रेम करना है तो उसमें क्या ध्यान रखना है, आपका जो आपकी जो भूमिका होगी, भूमिका को आप यहाँ पर दे सकते हैं 30 शब्द, 30 से आपको 35 शब्द यहाँ पर आप अपनी भूमिका को देकर, जिसमें आप बहुत ज़्यादा नहीं, ये कथन को आप उपयोग बना सकते हैं और कथन के उपयोग साथ लोक निधियों के
के न्यून उपयोग और दुरुपयोग के निम्न कल्याण को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर और इतना, और इसके बाद आपके लास्ट वाली लाइन को ऐड कर सकते हैं। बाकी पढ़ाने के संदर्भ से मैंने इसमें ऐड कर दिया था, तो इस पार्ट को लिख सकते हैं। इससे आपका 30 से 35 शब्द निकल सकते हैं। बाकी और अपने स्तर पर आप और भी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। मुख्य भाग में हमें 3 चीज़ों की मैंने चर्चा की है, अल्प उपयोग, दुरुपयोग और नेतार्थ की चर्चा की है। तो यहाँ पर आप अगर हम बात करें अल्प उपयोग और दुरुपयोग दोनों ही चीज़ें हैं, तो यहाँ पर आप इसको दे दीजिए 60 शब्द इसके लिए दे दीजिए। उसके बाद तो 60 यहाँ हो गए, 30 वहाँ पर पहले ही हम दे चुके हैं, 90 शब्द हो गए, 60 शब्द हमारे पास और बचे हैं। इसके बाद हम आते हैं तो अगला पॉइंट आता है जहाँ पर हम निहितार्थों की चर्चा करते हैं। तो अगेन हम यहाँ पर इसको 30 से 35 शब्द यहाँ पर दे सकते हैं। तो 35, 70, 130 शब्द आपके यहाँ पर हो गए। उसके बाद बात आती है सुझाव के बारे में। वहाँ पर कोई बात नहीं की है, सुधारात्मक सुझाव क्या होंगे, प्रश्न में ऐसा कुछ पूछा नहीं गया है, इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन एट द लास्ट आपका निष्कर्ष वैसे ही प्रभावी होना चाहिए, समस्या समाधान को लेना होना चाहिए। तो 1-2 पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि एक प्रभावी रणनीति होनी चाहिए, प्रशासन को वहाँ पर सदुपयोग सुनिश्चित करें, नागरिक प्रशासन को ऐड कर सकते हैं, शक्ति का विकेंद्रीकरण कर सकते हैं। और ऐसा लिखते हुए आप अगेन यहाँ पर 30 से 35 शब्द यूज़ कर सकती हैं। ज़रूर यहाँ पर 150 शब्द से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, शायद 160 शब्दों तक जाएगा, लेकिन इतना काफ़ी है। आपने उत्तर को यहाँ पर फिनिशअप कर सकते हैं, एक अच्छा उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इस उत्तर को लिखने का ये तरीका है। आई होप आप यहाँ पर इस प्रश्न को लिखेंगे। देखिए, ये मैं एक मॉडल आंसर आपको समझाता हूँ, एक टॉपिक पढ़ाता हूँ, उसके सभी आयामों की चर्चा करता हूँ, जो जो उससे चीज़ें रिलेट करती हैं। इसके साथ साथ आपको एक मानक उत्तर, प्रारूप, आंसर, फ्रेमिंग, मॉडल आंसर फ्रेमिंग करके बताता हूँ। इसके बाद टॉपिक को आपको अपने स्तर पर पढ़ना है और अपने स्तर पर लिखने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि आपको हूबहू यही लिख लेना है, आप यही पॉइंट्स भी लिख सकती हैं, सफिशिएंट है आपके उत्तर के लिए। लेकिन यदि आप अपने स्तर पर कुछ चीज़ें और ऐड कर सकते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या बेहतर हो सकता है, प्रश्न से भटकाव नहीं होना चाहिए, प्रश्न के अनुरूप ही आपको लिखना है, उससे ज़्यादा और कम चीज़ें नहीं लिखनी। तो आई होप आपको यहाँ पर ये प्रश्न समझ में आ गया होगा और इसके आंसर फ्रेमिंग भी, साथ ही इस टॉपिक्स के अलग अलग आयामों को भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। नेक्स्ट डे मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नई विषय वस्तुओं के साथ चर्चा करेंगे और साथ ही आंसर राइटिंग को फ्रेम करना भी हम सीखेंगे। और इसके माध्यम से आई होप आप सभी को फ़ायदा हो रहा होगा। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मैं हमेशा कहता हूं कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा, उससे आपको ही फ़ायदा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रहिए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।